कर लिया ना। ये हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। देखो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है एंड आई होप आप लोगों ने इसके पहले वाले जितने भी क्वेश्चन है आपने उनको सॉल्व किया है। देखो क्या बोल रहा है कि शो दैट द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ वेक्टर इक्वली इंक्लाइन टू द एक्सिस ओ एक्स ओ वाई एंड ओ जेड। ये किसी एक्सिस ओ एक्स से ओ वाई से एंड ओ जेड से ये जो हमारे जो इनका जो डायरेक्शन कोसाइन है वो इक्वली इंक्लाइंड है। इक्वली इंक्लाइंड का मतलब क्या समझते हो कि देखो कहने का सीन क्या है ना कि हमारा जो एंगल बन रहा होगा ना ओ एक्स से ओ वाई से और ओ जेड से वो आपस में सेम होंगे। अच्छा यहां से आप ये बात देखो साफ साफ। आप जैसे देखो जानते क्या हो, आपने कहा देखो देखो जैसे आप डायरेक्शनल कोसाइन के बारे में जानते हो, जैसे आप जानते हो ना एल होता है, एम होता है और एन होता है। तो अब एल को हम कॉस अल्फा भी बोलते हैं, एम को कॉस बीटा बोलते हैं और एन को हम बोलते हैं कॉस गामा ये बोलते हैं। तो ये तीनों ही आपस में क्या दिखाने हैं भाई, इक्वल दिखाने हैं। ये तीनों ही आपस में क्या दिखाने हैं, इक्वल दिखाने हैं, है ना। इक्वली इंक्लाइंड है, इक्वली इंक्लाइंड मतलब कि इनकी जो अल्फा होगी मतलब इनका जो एंगल होगा वो सब जो है सेम मतलब एंगल पर है। कहने का सीन ये है। तो लेट कर लेते हैं सर क्या कि ओ एक्स ओ वाई और ओ जेड हमारे ये जो एक्सेस हैं, है ना, ये मान लो किसी एक सेम एंगल पर इंक्लाइंड हमें ये शो करना है। तो हमने कहा कि लेट लेट ओके लेट ओ एक्स ओ वाई एंड ओ जेड आर inclined at एंगल, मान लो क्या मान लिया जाए, ये अल्फा बीटा गामा है तो मान लो हम इसको मान लेते कुछ भी एक मान लिया जाए, थीटा मान लेते हैं, है ना। यहाँ पर ये अल्फा बीटा गामा ये थीटा की इक्वल है ना, ये पूरा कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा थीटा की इक्वल नहीं है, ये अल्फा बीटा और गामा ये थीटा की इक्वल है। तो आप एक देखो रिलेशन जानते हो, क्या जानते हो आप, ये जानते हो सिंस एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, या इस एल स्क्वायर की जगह आप ये भी रखते हो कॉस स्क्वायर अल्फा, तो अल्फा की जगह हम क्या रख देते हैं थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सो कितना हो जाएगा 3 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सो कितना हो जाएगा ये देखो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/3। सो कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया 1/√3। तो देखो यही चीज तो आ गया, यानी कि हमारी ये जो कॉस थीटा आ गया, कॉस थीटा कहने का सीन क्या है कि हमारा जो कॉस अल्फा है, बात समझना थोड़ा सा, ठीक है। हम इसको क्वेश्चन के ही हेल्प से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, है ना। हमने कहा सर कॉस थीटा यानी कि कॉस अल्फा और जो कॉस गामा है और जो कॉस बीटा, तो देखो ये क्वेश्चन में भी तो वही बोल रहा है कि भाई अगर ये जो है ये आपस में क्या है इक्वली इंक्लाइंड है और डायरेक्शन कोसाइन इनकी दे दी गई यानी कि 1/√3 1/√3 1/√3। तो ऑब्वियस सी बात है यानी कि कॉस थीटा की वैल्यू आपकी देखो कितनी आई है 1/√3 आई है। इसका मतलब कि कॉस अल्फा की वैल्यू 1/√3 है, कॉस गामा की वैल्यू 1/√3 है और कॉस बीटा की वैल्यू और कॉस गामा की वैल्यू आपके पास 1/√3 है। यानी कि आपका एल भी 1/√3, एल एम और एन भी कितना है 1/√3 है। तो हमने देखो हमने जो है ना अपने क्वेश्चन को क्या कर दिया, हमने अपने क्वेश्चन को सॉल्व करके हमने ये दिखा दिया कि हाँ भाई हमारा जो कॉस थीटा है वो कितना है 1/√3 है, जो कि सेम एज हमारे गिवन क्वेश्चन की ही तरह है। आ रही बात समझ में। तो हम ये कह सकते हैं कि हेंस द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर आर इंक्लाइंड टू द एक्सिस, क्या होंगे मतलब आर इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस, आप ये बोल सकते हो, आप अपना स्टेटमेंट ये दे सकते हो। समझो बात को, हम यहाँ पे हमने क्या किया, हमने यहाँ पे अपने इस क्वेश्चन के हेल्प से ये कह रहा है कि अगर भाई देखो अगर इक्वली इंक्लाइंड होगा, अगर इक्वली इंक्लाइंड होगा तो कॉस अल्फा की वैल्यू भी कितनी आनी चाहिए 1/√3, कॉस बीटा की वैल्यू भी 1/√3, कॉस गामा की वैल्यू भी 1/√3। तो देखो आपने ला तो दिया, कॉस थीटा इक्वल टू कितना आ गया, आपने ला दिया ना 1/√3, दैट मीन्स कॉस अल्फा भी 1/√3 है, कॉस बीटा और कॉस गामा भी 1/√3 है। हम अपने क्वेश्चन के स्टेटमेंट को ही प्रूव करके अपने इस क्वेश्चन को क्या कर दिए, प्रूव कर दिए। तो आप ये बात लिख लोगे, ये लिखना जरूरी है, द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर आर इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस। क्लियर है, हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। देखो जी बात करते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 12 की। ध्यान से इस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझेंगे हम, बहुत ही इजी सा ये क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट को आपको समझना देखो क्या है। बोल रहा है कि लेट ए इज इक्वल टू वेक्टर दे दिया, वेक्टर बी दे दिया एंड वेक्टर सी दे दिया है। कह रहा है कि फाइंड अ वेक्टर डी, आपको एक दूसरा वेक्टर डी निकालना है, ठीक है।
इस आपको डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मतलब ये वेक्टर डी फाइंड आउट करना है, विच इज परपेंडिकुलर टू द बोथ ए एंड बी, यानी कि ये जो वेक्टर डी है वो ए पर भी परपेंडिकुलर है और वेक्टर डी पर भी परपेंडिकुलर है। और एक और रिलेशन दिया गया, देखो सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हो, मैथ्स के किसी भी क्वेश्चन को या साइंस के किसी भी क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करते हो ना, तो आपको दो चीजें हमेशा जो है निकालनी होती है। क्या? सबसे पहले तो जो क्वेश्चन में जो चीज दी हुई होती है, हम उसको सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसको राइट डाउन कर लेते हैं। तो भाई देखो क्वेश्चन में हमारे पास वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी दे दिया, और ठीक है ये तो कॉमन चीज है। अब जो इंपॉर्टेंट चीज जो दी गई वो बोल रहा है कि जो डी ना वेक्टर है ये इस ए पर भी और इस बी पर भी परपेंडिकुलर है। यही चीज आपको क्वेश्चन से फाइंड आउट करना होता है। कुछ चीजें तो डायरेक्टली दे दी जाती हैं, समझ रहे हो, जैसे ये डायरेक्टली दे दिया। अब यहां से आपको इसका मतलब समझना है सर कि अगर ये वेक्टर जो डी है इस वेक्टर ए पर और ये जो वेक्टर डी है इस वेक्टर बी पर अगर डायरेक्टली परपेंडिकुलर है, तो आपको पता है कि अगर कोई भी दो वेक्टर, मान लो आपने कहा, आपने ये पिछले वाले चैप्टर से, पिछले वाले एक्सरसाइज से पिछले वाले वीडियो से आपने ये सीखा था कि अगर कोई भी दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होते तो आप उसका अगर डॉट प्रोडक्ट लेते हो तो उसकी वैल्यू कितनी आती है बच्चे? 0 आती है। समझ रहे हो? तो यहाँ से हमें कुछ बात समझ में आई। सबसे पहले तो हम सर लेट कर लेते हैं कि हम इस वेक्टर डी को कुछ मान लेते हैं। लेट वेक्टर डी इज इक्वल टू d1 आई कैप प्लस d2 जे कैप प्लस d3 के कैप, ये हमने मान लिया। अब क्या बोल रहा है कि ये जो डी है विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए। अब हमें पता है ये गिवन है कि सर जो डी है, सिंस वेक्टर डी इज परपेंडिकुलर, ठीक है, वेक्टर डी परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए, तो दैट मीन्स इसका क्या मतलब हो गया सर? इसका मतलब हो गया वेक्टर डी डॉट वेक्टर ए इज इक्वल टू 0। चलो वेक्टर डी की वैल्यू रखते हैं। वेक्टर डी देखो कितना हमारे पास, वेक्टर डी हमने माना है d1 आई कैप। देखो कहने का सीन क्या है ना कि अगर हम इसमें d1 निकाल ले, d2 निकाल ले, d3 निकाल ले, बात समझो, तो हम ये वेक्टर भी इजीली तरीके से क्या कर सकते हैं सर? बता सकते हैं। तो बस वही है, अब हम इसी के लिए सारा का सारा काम कर रहे हैं। किसके लिए? d1, d2 एंड d3 को फाइंड आउट करने के लिए। हमने कहा सर d1 आई कैप प्लस d2 जे कैप प्लस d3 के कैप डॉट ए। ये देखो कितना दिया गया है, आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस का 2 के कैप इज इक्वल टू 0। चलो इसका हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, यानी कि हम इसका आपस में मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो d1 का आई, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास बचेगा? ये d आई कैप डॉट आई कैप हो जाएगा 1, d2 का 4 के साथ यानी कि प्लस का 4d2 और d3 का 2 के साथ यानी कि प्लस का 2d3 और इज इक्वल टू बना आपका 0। ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये बात समझ में आई? देखो सिंपल सी बात है यार। देखो अब कॉन्सेप्ट आपको और ज्यादा क्लियर होता जाएगा। क्या आपने कहा सर अगर इस आपके वेक्टर में अगर 3 वेरिएबल हैं d1, d2 और d3 है, तो दैट मीन्स आपको 3 इक्वेशन बनाने की जरूरत है ना? तो एक इक्वेशन तो इससे बन गया, आगे बात समझ में। फिर एक इक्वेशन आप d और b को लेकर के बना लो। फिर आपने कहा कि सिंस d परपेंडिकुलर टू ऑल्सो b, सो हम ये क्या कर सकते हैं? ये देखो क्या रिप्रेजेंट करेगा? ये रिप्रेजेंट करेगा d डॉट b इज इक्वल टू 0। क्लियर है? तो बना लिया जाए। चलो भाई d देखो कितना है, d1 आई कैप प्लस d2 जे कैप प्लस d3 के कैप डॉट b देखो कितना है भाई हमारे पास? b है कहाँ गया अभी? ये ओके, 3 आई कैप माइनस का 2 जे कैप और प्लस का 7 के कैप इज इक्वल टू 0। चलो सर इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। d1 का 3 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, दैट मीन्स 3d1, d2 का 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा माइनस का 2d2 और d3 का 7 के साथ मल्टीप्लाई होगा प्लस का 7d3 इज इक्वल टू 0। ये बना बचे आपके पास इक्वेशन नंबर सेकेंड। बोलो कितना मजेदार चीज है। और थर्ड इक्वेशन बचे, देखो आपको खुद दिया गया है एंड ये हमारी चीज गिवन है क्या? c डॉट d इज इक्वल टू दे दिया कितना? c डॉट d इज इक्वल टू दे दिया कितना? इज इक्वल टू 15। चलो सर तो हम c और d को एक साथ सॉल्व कर लेते हैं। देखो c हमें रखना है कितना? 2 आई कैप माइनस का j कैप और प्लस का 4 के कैप, ये तो है ना c डॉट d। हमने देखो कितना माना है? d1 आई कैप प्लस का d2 जे कैप और प्लस का d3 के कैप, ये तो हमने माना है। इज इक्वल टू कितना रखना है भाई? इज इक्वल टू हमें रखना है 15। ओके इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 2 का d1 के साथ दैट मीन्स 2d1 और माइनस का 1 के साथ d2 के साथ दैट मीन्स माइनस का d2 और 4 का d3 के साथ दैट मीन्स प्लस का 4d3 इज इक्वल टू 15। इक्वेशन नंबर थर्ड। देखो मैंने आपसे क्या कहा? आपके पास 3 इक्वेशन है और आपके पास 3 वेरिएबल है d1 d2 d3, d1 d2 d3, d1 d2 d3। सिंपल सी बात है भाई, 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल, तो हम इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। अब सबसे दिक्कत नहीं, मतलब बड़ी बात है ये कि अब इक्वेशन को सॉल्व कैसे करें। तो क्या करते हैं ना
पहले आप किसी भी दो वेरिएबल्स को अपना टारगेट बनाते हो, या तो D1 D2 को बना लो, या तो D2 D3 को बना लो, या तो D1 D3 को बना लो, किसी भी दो वेरिएबल को अपना टारगेट बनाओ। देखो इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हमने कहा सर अगर हमारे पास कोई ऐसे दो इक्वेशन बन जाए, ऐसे कोई दो इक्वेशन बन जाए जिनमें सेम टाइप के वेरिएबल हो, है ना, जिनमें या तो D2 D3 हो, और एक दूसरा और इक्वेशन ऐसा हम बना ले जिसमें उसमें भी D2 D3 हो, तो अब ऐसी बात है फिर से हम उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि अभी हम इन तीनों को सॉल्व नहीं इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर आपके पास तीन वेरिएबल्स है ना, और आपने तो क्लास 10th में वही पढ़ा था कि सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, इस तरीके से आपने चीज़ों को पढ़ा था, यही पढ़ा था ना आपने। देखो तो सबसे पहले तो आप ये तीन इक्वेशन अपनी कॉपी में आपने आई होप लिख लिया होगा, ठीक है। तो हमने कहा सर देखो आपके पास जो इक्वेशन फर्स्ट है ना, ऐसा करते हैं ना, इस इक्वेशन फर्स्ट से यहाँ पर देखो D1 है और यहाँ पर 3D1 है और यहाँ पर 2D1। तो देखो ऐसा करते हैं, हम पहले इन दोनों इक्वेशन को आपस में सॉल्व करके यहाँ से हम D1 को हटा देते हैं। तो D1 को आप कैसे हटा सकते हो, तो अब ऐसी बात है आपको इस इक्वेशन में कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 3 का मल्टीप्लाई करके इन दोनों इक्वेशन को आपको उसमें आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ से देखो D1 और D1, 3D1 कट जाएंगे, तो आपका जो इक्वेशन बचेगा वो देखो किसमें बचेगा, D2 में और D3 में। ये बात पहली चीज क्लियर हुई। सिमिलरली फिर अब हम इन दोनों इक्वेशन की बात करेंगे, इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड की बात करेंगे। फिर से हम यहाँ पर हम D1 को हटाने की कोशिश करेंगे, समझ रहे हो आप। यहाँ से हम फिर से D1 को हटाने की कोशिश करेंगे और फिर से हमारा जो इक्वेशन बनेगा वो D2 और D3 में बनेगा। तो इसी तरीके से आप खुद से सेलेक्ट कर सकते हो, आपको जो इजी लगे। बच्चे कुछ कहेंगे नहीं सर हम D1 को नहीं, हम D2 को हटाना चाहते हैं, कुछ बच्चे कहेंगे नहीं सर हम D3 को, तो जो आपको आसान लगे। तो यहाँ पे हमने अभी D1 को देखा, यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा नहीं, हमें यहाँ पे केवल हमें यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सिमिलरली जब हम बात करेंगे 1 और 3 की, तो हमें इसमें देखो इसमें 2 का मल्टीप्लाई और इसमें 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, बट दिक्कत नहीं। अच्छा एक बार अगर हम थोड़ा सा D2 की अगर बात कर लें, एक बार अगर हम D2 की बात कर लें, तो D2 की देखो अगर हम हटाने की बात करेंगे तो हमें सर यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर भी हमें 4 बनाना पड़ेगा। 4 मतलब हमें यहाँ पे फिर 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ठीक है हट जाएगा इजीली तरीके से। फिर इन दोनों अगर इक्वेशन की बात करें, अच्छा देखो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है, कोई बात नहीं, यहाँ पर हम केवल 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। आगे बात समझिए, तो इस तरीके से करके हम D2 को या D1 को आपकी मर्जी हटा सकते हो, ठीक है। चलो तो हम जो है ना अब अपने हिसाब से कर रहे होगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर हटा रहे हैं D2 को, ठीक है ना, क्योंकि हमें D2 थोड़ा सा ज़्यादा आसान लग रहा है हटाना। समझ में आ रही मेरी बात। तो D2 को हटाने के लिए हमने कहा कि सर ऐसा करते हैं, D2 को हटाने के लिए आपने क्या किया, आपने इस इक्वेशन फर्स्ट में 4D2 है और इसमें 2D2, दैट मीन्स आपने इस इक्वेशन 2 में आपने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखो जैसे ही आपने 2 का मल्टीप्लाई किया, तो देखो पहले इस वाले को जिसमें आप मल्टीप्लाई करो आप उसको लिख लो। तो आपने कहा सर ये देखो कितना हो गया, ये हो गया आपके पास 6D1। ये सॉल्व करने वाली बात है, वैसे ये चीज़ मेरे को सॉल्व नहीं करना चाहिए था, हमें डायरेक्टली वीडियो को थोड़ा सा बंद करके हमें सॉल्व कर लेना चाहिए था, बट ये आप खुद से करो, ठीक है ना। मतलब अगर नहीं हो पा रही तो चीज़ों को आप समझो। चलो देखो यहाँ पे एक बार आप समझो, तो 6D1 हो गया और माइनस का 4D2 हो गया और प्लस का 7 2 14 D3 इज इक्वल टू 0। अब इक्वेशन फर्स्ट देखो आपके पास ऑलरेडी क्या है, ये है, तो लिख लो इसके नीचे D1 प्लस का 4D2 और प्लस का 2D3। अच्छा सोचो क्या करना पड़ेगा कि यहाँ से D2 से D2 कट जाएगा, वैसी बात है आप ऐड ही करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे तो सिंबल इसके बदल जाएंगे, तो आपको ऐड करना पड़ेगा। तो इन दोनों को हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन सेकेंड में 2 का मल्टीप्लाई करके इक्वेशन फर्स्ट को हम इससे ऐड कर रहे हैं। तो ये देखो हमारी ये कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा 7D1 और देखो क्या बचा आपके पास 14 और प्लस का 2, दैट मीन्स प्लस का 16D3 इज इक्वल टू 0। ये बचा आपके पास इक्वेशन नंबर 4। ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक। अच्छा अब फिर हमने सर बात करी, अब यहाँ से हटा दो इस चीज को, ठीक है। अब बात करो फिर सर सेकेंड एंड थर्ड की, देखो बात करो तो यहाँ पर आपके पास 2D2 है, यहाँ पर आपके पास D2 है, तो अब ऐसी बात है यहाँ पर भी 2 होना चाहिए, तो आप यहाँ पर क्या कर दो, 2 का मल्टीप्लाई कर दो। तो सबसे पहले आप इस इक्वेशन को लिख लो, किसको, इक्वेशन इसको क्या 3D1 या चाहे जिसको लिख लो, कोई ऐसा जरूरी नहीं है, माइनस का 2D2 प्लस का 7D3। अब देखो हम इसमें क्या करें, हम इसमें 2 का मल्टीप्लाई करें तो देखो कितना हो जाएगा 4D1 और ये हो जाएगा माइनस का 2D2 और ये हो जाएगा प्लस का 8D3 इज इक्वल टू, ये 0 है, इज इक्वल टू 15 टू द 30। ये कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। चलो अब सोचो क्या किया जाए इनको, सर ऐसा क्या कर दे कि ये 2D2 से 2D2 कट जाए। अब ऐसी बात है, देखो यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर माइनस है, तो माइनस माइनस तो अभी ऐड करोगे तो कटेगा नहीं, तो क्या करना पड़ेगा आपको, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो जैसे ही सब्ट्रैक्ट करोगे वैसे सिंबल क्या हो जाएंगे आपके नीचे वालों के, बदल जाएंगे, यानी कि ये हो जाएगा माइनस में, ये हो जाएगा प्लस में, और ये हो जाएगा माइनस में, ये हो जाएगा माइनस में।
ये देखो 3d1 और माइनस का 4d1 तो कैंसिल आउट हो गया, माइनस का बचा d1, ये तो पूरा कैंसिल आउट हो गया। 7d2 और माइनस का 8d2 दैट मीन्स माइनस का, सॉरी d3 है, माइनस का d3 और ये बचा आपके पास बचा कितना, माइनस का 30। सो माइनस माइनस यहाँ से आप कॉमन ले लिए तो क्या बच गया आपके पास, देखो आपके पास बच गया फाइनली d1 प्लस d3, d1 प्लस d3 इज इक्वल टू 30। माइनस माइनस कॉमन लेकर के हमने कट कर दिया और ये आया आपके पास इक्वेशन नंबर 5। अब देखो सिंपल सी बात है, इक्वेशन जो 4th है, इक्वेशन जो 5th है, इसमें आपका इक्वेशन 4 देखो d1 d3 में है, इक्वेशन 5th भी किसमें है, d1 d3। तो अब ऐसी बात है इसको सॉल्व कर सकते हो। तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर देख रहे हो 7d1 है, यहाँ पर केवल d1 है, तो क्या कर दो आप इसमें 7 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 7d1 प्लस का 7d3 और माइनस का ये कितना हो जाएगा, 7 3 21 इज इक्वल टू 21 यानी कि 210। आप इसको इक्वेशन 5th ना मान करके आप इसको इक्वेशन 5th मान सकते हो। अब इन दोनों को आपस में क्या कर दिया जाए, सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, क्योंकि यहाँ पर 7d1 प्लस में, यहाँ पर 7d1 माइनस में, सॉरी प्लस में, सॉरी हाँ माइनस कर दिया जाए, है ना, यहाँ पर भी प्लस में, यहाँ पर भी प्लस में, तो प्लस प्लस करने पर तो ये ऐड हो जाएंगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक दूसरे को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। चलो लिख लेते हैं, तो इक्वेशन 4th को सब्ट्रैक्ट करते हैं, सॉरी सब्ट्रैक्ट करते हैं, डिवाइड नहीं करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं इक्वेशन 5th से। तो इक्वेशन 4 पहले लिख लिया जाए, देखो कितना है, चाहे जो लिखो ऐसा, वैसे ये थोड़ा सा कोई दिक्कत नहीं है, वैसे कोई दिक्कत वाली बात 1% की भी दिक्कत नहीं होगी कि नहीं सर ये बड़ा है तो ये ऊपर लिखो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। 7d1 प्लस का 16d3 इज इक्वल टू 0, इसको हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, 7d1 और प्लस का 7d3 इज इक्वल टू, इसमें आप फिर से, सॉरी 7 का मल्टीप्लाई ऑलरेडी है तो 210 हो जाएगा। हमें इसको करना है क्या बच्चे, सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट करने में सिंबल चेंज, ये कैंसिल आउट हो गया, तो 16d3 और माइनस का 7d3 तो कितना हो जाएगा, 7 7 14 और 9 कितना आ जाएगा आपके पास, 9d3, 9d3 इज इक्वल टू, आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दो कितना आ जाएगा, माइनस का 210, माइनस का 210। सो d3 इज इक्वल टू देखो कितना आ जाएगा, d3 इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास माइनस का 210 अपॉन 9। देखो ये कट जाएगा क्या डायरेक्टली, ये 3 से तो कट जाएगा, 3 3 जा और 3 7 जा 0, यानी कि फाइनली आपके पास d3 इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस का 70 अपॉन 3, माइनस का 70 अपॉन 3, यह आ गई आपकी d3 की वैल्यू। समझ रहे हो आप बात। चलो आपने d3 निकाल लिया। सिमिलरली आप क्या करोगे, आप इन इक्वेशन 4th में या इस इक्वेशन 5th में, जो कि आप इसको भी इक्वेशन 5th के एज ए इक्विवेलेंट मान सकते हो, आप किसी भी इक्वेशन में d3 की वैल्यू रख दो तो आपको वहां से d1 की वैल्यू निकल जाएगी ना। आ रही बात समझ में, ज़्यादा हौच पौच तो नहीं हो गया। तो आपने कहा सर फ्रॉम इक्वेशन 5th, ठीक है, हम इस वाले में रख लें क्योंकि ये ज़्यादा आसान दिख रहा है, छोटा सा नन्हा सा मुन्ना सा दिख रहा है। तो d1 और प्लस d3 की देखो वैल्यू कितनी रखनी, तो d3 की हमें वैल्यू रखनी है माइनस का 70 अपॉन 3, माइनस का 70 अपॉन 3 इज इक्वल टू 30। सो d1 इज इक्वल टू देखो कितना आ जाएगा, 30 और प्लस का 70 अपॉन 3। तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते भाई। तो सो फाइनली d1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 3 3 जा 9, दैट मीन्स 90 और प्लस का 70 अपॉन 3, तो ये हो जाएगा आपके पास कितना, 9 और 7 16, यानी कि 160 अपॉन 3। तो ये आ गई आपकी किसकी वैल्यू, d2 की वैल्यू आ गई, है ना, d2 की वैल्यू आ गई, सॉरी d2 नहीं है, d1 है ना, आपने यहाँ से d1 की वैल्यू निकाल ली। बस अब बताओ कौन ऐसा बच्चा है जो d2 की वैल्यू नहीं निकाल पाएगा। आई होप सभी लोग बच्चे निकाल पाएंगे, है ना। चलो तो आप इक्वेशन 1st में या तो इक्वेशन 2nd में या तो इक्वेशन 3rd में d1 और d3 की वैल्यू रख दो तो किसकी वैल्यू निकल जाएगी। अब ऐसी बात है सर किसकी, d2 की ही वैल्यू निकलेगी ना। चलो तो क्या कर दिया जाए, इक्वेशन किसी भी, तो आपको कौन सा इक्वेशन आसान लग रहा है, मेरे ख्याल से 1st 2nd 3rd। ओके सर हमें तो फर्स्ट वाला ही आसान लग रहा है, ठीक है, तो हम फर्स्ट वाले में रख देते हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट देखो कितना हो जाएगा d1, तो d1 की जगह हमें रखना है 160 अपॉन 3 प्लस 4 इंटू d2, ठीक है सर, हमें d2 निकालना है, और प्लस का 2 इंटू d3 देखो हमने निकाल लिया है, कितना है माइनस का 70 अपॉन 3, ठीक है, इज इक्वल टू 0। चलो इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो 160 अपॉन 3 इसको एज इट इज रहने दो, 4d2 को भी ऐसे ही रहने दो, ये हो जाएगा माइनस का 140 अपॉन 3 इज इक्वल टू 0। देखो ये दोनों का डिनोमिनेटर सेम है
तो अगर डेनोमिनेटर सेम है तो हम ये कर सकते हैं क्या, 4d2 और प्लस 3 और 160 माइनस का 140 इज इक्वल टू 0। समझ में आ रही बात। अब देखो ये कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 4d2 प्लस 160 माइनस 140 दैट मीन्स 20/3 इज इक्वल टू 0। सो फाइनली आपने निकाल लिया 4d2, इसको आप इधर भेज दो, इसको आप इधर भेज दो, तो माइनस का कितना हो जाएगा, हाँ माइनस का हो जाएगा 20/3। ठीक है, ये कट कर दो, 4 5 जा। सो फाइनली आपको मिल गया d2 इक्वल टू कितना मिला, माइनस का 5.3। इस तरीके से हम तीन इक्वेशन के हेल्प से तीन वेरिएबल्स को फाइंड आउट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपको ये चीज़ नहीं पता तो आप कोशिश करो कि हाँ सर अगली बार सर हम ये चीज़ जरूर खुद से करेंगे। इस बार तो सर मैंने आपके हेल्प से कर लिया है, अगली बार हम ये चीज़ खुद आप अपने हेल्प से करेंगे। ये कोशिश करो आप करने की, है ना। इस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो आपने d1 d2 d3 की वैल्यू निकाल ली। सो फाइनली आपने माना क्या था, आपने माना था ना d इज इक्वल टू दिस। सो फाइनल आंसर लिख दिया जाए। d1 की वैल्यू देखो ये आई है, d2 की वैल्यू 160/3 माइनस 5/3 और d3 की वैल्यू माइनस 70/3। चलो रख देते हैं। सो फाइनली हेंस क्या बोल दोगे सर आप, हेंस क्या पूछा था, हेंस वेक्टर d इज इक्वल टू d1। तो d1 देखो आपने कितना निकाला है, d1 आपने निकाला था 160/3 आई कैप। फिर आपने d2 देखो कितना निकाला है, कहाँ गया d2, हाँ ठीक है, d2 देखो आपने कितना निकाला था, माइनस का 5.3। तो माइनस का 5/3 जे कैप और प्लस d3 के कैप। d3 देखो आपने कितना निकाला है, तो ये आपने निकाला है माइनस का 70/3, तो ये जाएगा माइनस में 70/3 के कैप। चाहो तो आप यहाँ से 1/3 को कॉमन भी ले सकते हो, 160 आई कैप माइनस का 5 जे कैप और माइनस का 70 के कैप। ये आपका आंसर हो जाएगा। मजेदार था। तो कोशिश करना चाहिए कि अगली बार तीन इक्वेशन से तीन वेरिएबल को आप खुद से सॉल्व करो, है ना। और इस चीज को आप खुद से एक बार खुद से लगाओ, वीडियो को बंद करके आप खुद से लगाओ इस चीज को। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, है ना। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो जी ये आपका ये आपका है मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, बहुत ही ये भी क्वेश्चन है, इजी साइज का भी कॉन्सेप्ट है। क्या करना है, सिंपल सी बात है। क्या बोल रहा है, सबसे पहले आप क्वेश्चन को लिख लो अपनी कॉपी में। कह रहा है कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप विद अ यूनिट वेक्टर अलोंग द सम ऑफ द वेक्टर। देखो स्केलर प्रोडक्ट यानी कि इतनी बात हमको सर समझ में आई। इस क्वेश्चन को यहाँ तक पढ़ने में हमको समझ में इतना आना चाहिए कि किसी दो वेक्टर का आपस में क्या ले रहा है, स्केलर प्रोडक्ट उनका निकाला है। तो स्केलर, अब किसका सवाल उठता है सर, किसका, ठीक है। वेक्टर स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर यानी कि एक ये वेक्टर है, तो इस वेक्टर का एक किसी दूसरे वेक्टर के साथ क्या लिया होगा, स्केलर प्रोडक्ट लिया होगा। चलो अब देखते हैं कि वो दूसरा वेक्टर क्या है। पहला वेक्टर आपको ये पता चला यानी कि इसका, और किसी दूसरे वेक्टर का क्या ले रहा है, स्केलर प्रोडक्ट ले रहा है विद अ यूनिट वेक्टर अलोंग द सम ऑफ वेक्टर। ओके, अलोंग द सम ऑफ वेक्टर। अच्छा, तो जो यूनिट वेक्टर ले रहा है ना, क्या है कि वेक्टर विद अ यूनिट वेक्टर अलोंग द सम ऑफ 2i प्लस 4j माइनस 5k एंड लैम्डा आई प्लस 2j प्लस 3k। अच्छा देखो, तो जो यूनिट वेक्टर जो बना रहा है वो इन दोनों के सम का पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो आपको इन दोनों को आपको सम करना पड़ेगा। दूसरी चीज कि सम करके फिर आपको इसका यूनिट वेक्टर निकालना पड़ेगा। और इसका जो यूनिट वेक्टर आएगा, इसका जो यूनिट वेक्टर आएगा और इस वाले का जो वेक्टर है, इन दोनों को आपस में क्या किया जाएगा, स्केलर प्रोडक्ट किया जाएगा। तो इसकी जो वैल्यू आएगी इज इक्वल टू 1 के इक्वल होगी। सिंपल, देखो ये एकदम एग्जैक्टली बता दिया है कि सर आपको एकदम रास्ता दिखा दिया कि अच्छा ऐसे 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 करना है। और वहां से फिर आपको लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करनी। ऑब्वियस सी बात है, जब आप इन दोनों को सम करोगे, आप जब इन दोनों का यूनिट वेक्टर निकालोगे, फिर आप इसको जब इससे मल्टीप्लाई करोगे, डॉट जब प्रोडक्ट निकालोगे, स्केलर प्रोडक्ट निकालोगे आप, डॉट प्रोडक्ट मतलब स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है। तो क्या करोगे, इज इक्वल टू 1 रखोगे, तो ऑब्वियस बात है कि इक्वेशन बनेगा और इक्वेशन को सॉल्व करके आपको वहां से लैम्डा की वैल्यू निकल जाएगी। एक रास्ता क्लियर हुआ, एक रास्ता समझ में आया कि इस क्वेश्चन को करने का जो पाथ है, जो वे है, वो क्या चीज है ना। चलो, तो सबसे पहले हम इन दोनों के सम का यूनिट वेक्टर निकाल लेते हैं। हमने कहा कि इन दोनों का हम पहले क्या कर ले, सम कर लिया जाए, है ना। तो ऐसा लिख लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि हमारे पास ए वेक्टर ए इज इक्वल टू है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। और इन दोनों का हमें क्या करना है, यूनिट वेक्टर निकालना है सम का। तो लिख लिया जाए क्या कि यूनिट वेक्टर ऑफ सम ऑफ ये वेक्टर और ये वेक्टर, है ना।
तो ये आप पूरा लिख लो 2i कैप प्लस 4j कैप। कॉपी में तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, ये तो हम आपको यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट में बता देते हैं, बट ऐसे नहीं, शॉर्ट आपको काम नहीं चलाना है, ठीक है। प्लस का 2j कैप प्लस का 3k कैप। तो यूनिट वेक्टर ऑफ द सम ऑफ दिस, तो सबसे पहले तो हम इसका सम निकाल लें। तो देखो कितना हो जाएगा इसका सम, देखो कितना हो जाएगा 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस का 5k कैप प्लस लैम्डा आई कैप प्लस का 2j कैप प्लस का 3k कैप। कितना आ गया, यहाँ से ये लैम्डा है और ये नहीं ऐड हो पाएगा, तो यहाँ से हम 2 प्लस लैम्डा कर लेते हैं और आई को ले लेते हैं कॉमन, प्लस का 4j और प्लस का 2j यानी कि प्लस का 6j और माइनस का 5k और प्लस का 3k दैट मीन्स माइनस का 2k कैप। सो आप इसका यूनिट वेक्टर निकाल लो। सो यूनिट वेक्टर मान लेते हैं कि लेट कर लेते हैं कि हमारा ये मिला है b, क्या मिल गया बच्चे, b मिल गया। सो यूनिट वेक्टर ये है ना, यही चीज़ करेंगे अपॉन, ये चीज़ सही लग रही है। चलो तो b का मतलब रख दो 2 प्लस लैम्डा आई कैप प्लस 6j कैप माइनस का 2k कैप, ये करोगे आप अपॉन अंडर रूट। तो देखो 2 इस पूरे का स्क्वायर यानी कि 2 प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो इसको हम लोग थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं ना। कितना आ जाएगा भाई ये हमारा, देखो ओके, तो इसको ऐसे ही छोड़ दे, 2 प्लस लैम्डा ही छोड़ देते हैं। फिर जब हम इनका डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो हमारी, हाँ ठीक है, इसको अभी मत खोलो ना, इसको ऐसे ही रहने दो, ब्रैकेट में रहने दो। 2 प्लस लैम्डा आई कैप और प्लस का 6j कैप और माइनस का 2k कैप अपॉन अंडर। ये देखो, तो इसको थोड़ा सा हम लोग शॉर्ट में रफ में थोड़ा सा सॉल्व करके यहाँ पे थोड़ा सा लिख देते हो। कितना आएगा 4 प्लस का लैम्डा स्क्वायर प्लस का 4 लैम्डा प्लस का 36 और प्लस का 4 है ना। तो ये एग्जैक्टली आपका आ जाएगा, देखो लैम्डा स्क्वायर लिख लेते हैं प्लस 36 और 4 कितना हो गया 40 और 4 कितना हो गया 44 और उसके पहले 4 लैम्डा, तो 4 लैम्डा प्लस 44, बस सिंपल हो गया, ठीक। चलो तो ये आपने यूनिट वेक्टर निकाल ली। अब क्या कह रहा है कि अब इन दोनों वेक्टर का क्या स्केलर, इनका और इसका जो डॉट प्रोडक्ट है यानी कि जो स्केलर प्रोडक्ट है ना वो कितना है 1 है। चलो भाई तो हम कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि सिंस स्केलर प्रोडक्ट है ना, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज 1, ये दिया है ना। दैट मीन्स ये भी आपका जो आया है यूनिट वेक्टर आपने जो निकाला है सम ऑफ इसका, तो कर लिया जाए। ए देखो कितना है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, डॉट आपको करना है। तो देखो ये चीज़ लिख लेते हैं पहले, 2 प्लस विद इन बड़े ब्रैकेट में 2 प्लस लैम्डा आई कैप प्लस 6 जे कैप माइनस का 2 के कैप और अपॉन में देखो कितना होगा अंडर रूट लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 44 इज इक्वल टू कितने रखने हैं भाई 1 रखना है। अब देखो सेम पहले तो आप इसका डॉट प्रोडक्ट करो, नीचे वाले को रहने दो है ना, तो नीचे वाले को भी हम लिख लेते हैं क्या लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस का 44, ठीक है। चलो ऊपर वाले को देखो 2i, ये i के साथ इसका मल्टीप्लाई होगा तो ये 1 हो जाएगा और कितना बचेगा आपके पास 2 प्लस लैम्डा, ठीक, ये बाहर आ गया। इस j का इस g के साथ कर दो यानी कि प्लस का 6 और इस 1 का इस -2 के साथ कर दो माइनस का 2 इज इक्वल टू 1 और यहाँ पे रूट लगाना नहीं भूलना है, ओके। अच्छा इसको थोड़ा सा हम लोग और सॉल्व कर लेते हैं। तो लैम्डा की जगह भाई लैम्डा ही छोड़ देते हैं और ये हो जाएगा 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा आपके पास लैम्डा प्लस का 6, ये तो बचा ना लैम्डा प्लस का 6। और इसको ऐसा करते हैं हम इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, इसको हम इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो कितना हो जाएगा इज इक्वल टू अंडर रूट लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 44 इंटू 1, तो कोई बात नहीं। अब यहाँ से आपको सिंपल बात है, आपको अगर इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ से स्क्वायर रूट सॉरी आपको स्क्वायरिंग करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड तो कितना हो जाएगा लैम्डा प्लस 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हट जाएगा पूरा, क्या बचेगा लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस देखो लिख लो प्लस का 4 लैम्डा प्लस का 44, ये हो गया। चलो इसको स्क्वायर वाले फॉर्मेट पर तोड़ो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि लैम्डा का स्क्वायर प्लस का 36 और प्लस का 2 इंटू ए इंटू बी यानी कि 2 इंटू ए दैट मीन्स बी यानी कि 12 लैम्डा
इज इक्वल टू लैम्डा का स्क्वायर प्लस का 4 लैम्डा प्लस का 44। ये देखो ये लैम्डा स्क्वायर से लैम्डा स्क्वायर कट गया, बाकी लैम्डा वाले को इधर ले आओ, यानी कि आपके पास ये 12 लैम्डा है, या इधर आ गया 4 लैम्डा और 36 को इधर भेजो तो 44 और माइनस का 36। सो 12 माइनस 4 लैम्डा दैट मीन्स कितना आ गया बच्चे 8 लैम्डा इज इक्वल टू 44 माइनस 36, ये कितना हो जाएगा तो 42 और यानी कि 8। सो लैम्डा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1। कितना आसान था, समझ रहे हो। ये सब सारी चीज़ आप पहले ही कर चुके हो, इसलिए है ना, ऐसा नहीं है कि आपको एक्सरसाइज की प्रैक्टिस नहीं करनी। एक्सरसाइज अगर आप प्रैक्टिस करके आए हो, इसमें मिसलेनियस पर ऑब्वियस सी बात है आई होगी डायरेक्टली, तो वैसे ही मिसलेनियस से बच्चों को डर लगता है, बट कुछ नहीं, बहुत ईजी है मिसलेनियस, है ना, एकदम नहीं डरना है। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। देखो जी, ये है हमारे मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। ये भी बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है, सिंपल, आप कॉन्सेप्ट को समझो, उसके बाद आप ये खुद से कर लोगे। क्या बोल रहा है कि इफ ए वेक्टर बी वेक्टर सी, वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू वेक्टर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। देखो क्या रहा है ना कि हमारे ये जो वेक्टर ए बी सी हैं आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, ठीक है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड्स। अच्छा, और इनकी जो मैग्नीट्यूड्स होंगी, यानी कि वेक्टर ए की, वेक्टर बी की, वेक्टर सी की जो मैग्नीट्यूड्स है वो आपस में, सभी की मैग्नीट्यूड्स आपस में इक्वल है। शो दैट वेक्टर a plus b plus c, vector a plus vector b plus vector c is equally inclined to vector a, vector b and vector c। कहने का सीन क्या है कि ये जो वेक्टर a plus वेक्टर b plus वेक्टर c है ये इंक्लाइंड, इक्वली इंक्लाइंड होगा वेक्टर a पर। ये जो वेक्टर a plus वेक्टर b plus वेक्टर c है ये इक्वली, जितना इस पर इंक्लाइंड होगा उतना ही इस पर इंक्लाइनेशन है, और इस वेक्टर यानी कि ये जो वेक्टर है ये पूरा का पूरा जो वेक्टर है ये उतना ही इस पर भी इंक्लाइंड है। हमें ये चीज़ यहाँ से प्रूव करनी है। देखो इंक्लाइंड कहने का मतलब मैंने आपसे हर बार बताया है कि जैसे ही बोला इंक्लाइंड दैट मीन्स आपको वहाँ से थीटा या सभी को आप ये दिखाना है कि सभी की थीटा आपस में क्या होगी, इक्वल होगी, या फिर आप ये दिखा दो कि जो कॉस थीटा होगा, है ना, इसका और मतलब इस पूरे का और इनके बीच का जो कॉस थीटा होगा, इस पूरे का और इसके बीच का जो कॉस थीटा होगा, इस पूरे का और इसके बीच का जो कॉस थीटा होगा वो आपस में इक्वल होगा। बस आपको यही दिखाना है। ये बात समझ में आई। अब देखो, अब इसके लिए हिंट देखो दिया है, ये कह रहा है कि आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर। तो अगर ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, बात समझो, अगर ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर के केस में हम क्या कर सकते हैं कि वेक्टर ए डॉट बी इज इक्वल टू 0 होगा। सिमिलरली वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी इज इक्वल टू 0 होगा। सिमिलरली वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए भी क्या होगा, आपस में 0 ही तो होगा, यानी कि सभी आपस में इसकी वैल्यू किसकी इक्वल होगी, क्योंकि आपस में एक दूसरे के कैसे म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, पहली चीज। और कह रहा है कि ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड्स, और साथ ही साथ ये तो पहली चीज, ये सब गिवन है ना, और कह रहा है कि इनके जो मैग्नीट्यूड्स हैं आपस में इक्वल है, मैग्नीट्यूड्स इक्वल है, दैट मीन्स मॉड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर सी। मान लेते हैं कि इसकी जो मैग्नीट्यूड आई है, मान लेते हैं डी मान लेते हैं। चलो ये बात समझो थोड़ा, ये हम कुछ नहीं कर रहे हैं सर, हमने कुछ नहीं किया सर, अभी तक हम ये क्या कर रहे हैं सर, ये सब सारी चीजें हमारी गिवन थी, इन सभी का मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल था। अब देखो, तो लेट कर लेते हैं कि ये जो एंगल बनाएगा, है ना, ये जो इस ए के साथ, ये इस बी के साथ, ये पूरा इसी के साथ जो एंगल बनाएगा वो θ1 θ2 θ3 आपस में एंगल बनाएगा ना। तो ये चीज थोड़ा सा मान लिया जाए। लेट, तो मैंने कहा कि सर वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी, ओके, वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल, ठीक है, तो लेट वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी इंक्लाइंड NED inclined to वेक्टर ए कॉमा वेक्टर बी एंड वेक्टर सी कैसे है, एट एन एंगल θ1 कॉमा θ2 एंड θ3 रिस्पेक्टिवली। ये बात आपको समझ में। चलो, तो सर थीटा की बात हो रही है, यानी कि कॉस थीटा हम दिखा दें। चलो, तो पहले आप इसका इसके साथ लो। तो देखो सिंपल सी बात है, अगर आपको किसी भी दो वेक्टर के थ्रू अगर उनका एंगल अगर निकालना होता था तो आप क्या करोगे, आप ये तो करोगे, मान लो आपने कहा सर मेरे पास अगर वेक्टर ए होता और वेक्टर बी होता तो आप क्या करते, वेक्टर ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी और इंटू कॉस थीटा, ये तो करते आप। चलो यही चीज इसमें भी करो। तो आप पहले इसको इसके साथ ले रहे हो, तो इसका जो थीटा है वो कितना है, अभी θ1 है। तो दैट मीन्स आपने कहा सर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो हम ये लिखेंगे क्या, मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी प्लस मॉड ऑफ वेक्टर सी
इंटू मॉड ऑफ वेक्टर ए, ये तो करेंगे, इंटू कॉस और कितना थीटा 1। बस यहाँ से आपको ये कॉस थीटा 1 निकालना, तो कॉस थीटा 1 को आप यहीं पर छोड़ दो, कॉस थीटा 1 को यहीं पर मजे लेने दो, ठीक है। और इसको आप इधर भेज दोगे तो ये देखो कितना हो जाएगा, ये देखो ये पूरी की पूरी चीज़ आ जाएगी अपॉन में इसके, ये पूरी की पूरी चीज़ इसके क्या आ जाएगी, अपॉन में आ जाएगी। तो हम इसका पहले डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं। तो ए डॉट ए प्लस बी डॉट ए प्लस सी डॉट ए अपॉन, ये पूरी की पूरी चीज़ नीचे आ गई, तो देखो कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, है ना, और इंटू वेक्टर मॉड ऑफ वेक्टर ए। चलो देखो, और आपने ये पहले ही बता दिया सर, देखो कि ए डॉट बी कितना है 0, बी डॉट सी कितना है 0, सी डॉट ए कितना है 0, बी डॉट ए कितना है 0, सी डॉट ए कितना है 0। और ए डॉट ए का मतलब क्या होता है, याद करो, ए डॉट ए याद करो वो दिन जब मैंने आपको बताया था कि ए डॉट ए का मतलब कितना होता है, मॉड ऑफ वेक्टर स्क्वायर। और जल्दी जल्दी से बता दो कि ए क्रॉस ए का मतलब क्या होता है, 0, याद रखना, ठीक है। ये बहुत बड़ी फैक्ट है ये चीज़, है ना। देखो चलो सर आ जाओ वापस अपने काम पर, ठीक। देखो तो ये इसकी वैल्यू हम क्या रख दें 0, और इसकी वैल्यू हम क्या रख दें, मॉड ऑफ वेक्टर ए डॉट ए, दैट मीन्स मॉड ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर। तो कॉस थीटा थीटा 1, सो कॉस थीटा 1 इज इक्वल टू, देखो कितना आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा आपके पास मॉड ऑफ वेक्टर ए का होल स्क्वायर, और ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो गया 0, क्योंकि आपने ये बता दिया है पहले ही। और ये देखो आपके पास कितना हो गया, हाँ 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 हाँ, तो ऐसा करते हैं, इसको क्या किया जाए भाई, ठीक है, इसको आप ऐसे ही छोड़ दो, और देखो एक से ये आपका भी कट जाएगा। मॉड ऑफ फैक्टर, देखो ये मॉड ऑफ फैक्टर ए 2 बार, मतलब टू टू मॉड ऑफ फैक्टर ए इंटू मॉड ऑफ फैक्टर ए, मॉड ऑफ फैक्टर ए एक बार ये कट गया, आ रही बात समझ। तो देखो कितना बचा आपके पास, बचा सो कॉस थीटा 1 इज इक्वल टू क्या बचा आपके पास, मॉड ऑफ फैक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ फैक्टर ए प्लस मॉड ऑफ फैक्टर बी प्लस मॉड ऑफ फैक्टर सी। और आपने मॉड ऑफ फैक्टर ए को माना है क्या, डी, क्या माना बच्चे, डी माना है ना। सो कॉस थीटा 1 इज इक्वल टू फाइनली आपको मिला डी अपॉन मॉड ऑफ फैक्टर ए प्लस मॉड ऑफ फैक्टर बी प्लस मॉड ऑफ फैक्टर सी। चाहो तो आप ये डी नहीं भी लिख सकते, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ये आपका इक्वेशन बना फर्स्ट, ठीक, ये बात समझ में आई। सिमिलरली अब हम क्या किसके बीच निकालेंगे, अब हम इस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का और इस बी के बीच का क्या निकालेंगे, एंगल निकालेंगे। दैट मीन्स हम निकालने वाले अब कॉस थीटा 2, समझ रहे हो आप मेरी बात, कॉस थीटा 2, है ना। चलो एंड देखो, तो हम डायरेक्टली नहीं आते, चलो ठीक है। एंड वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, सेम वही काम है, चलो आप वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा ट्राई करो। वेक्टर बी इज इक्वल टू, देखो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी प्लस मॉड ऑफ वेक्टर सी डॉट, मतलब सॉरी डॉट नहीं, इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी, और इंटू क्या हो जाएगा कॉस थीटा 2। ये तो होगा, नहीं समझ रहे हो, देखो ऐसे समझो ना कि ये पूरी की पूरी हमारी ए है, सपोज करते हैं थोड़ी देर के लिए एक अलग दुनिया में, इस पूरी की पूरी किसकी वैल्यू है, ए की वैल्यू, इस पूरी की पूरी बी की वैल्यू है। तो आप क्या करते थे, अगर ए डॉट अगर आप बी निकालते थे तो आप क्या करते थे, ये तो करते थे ना कि ए मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी और इंटू कॉस थीटा। तो वही तो हम कर रहे हैं, देखो इसका आप क्या कर रहे हैं, इसका हम डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, और डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू इसकी इक्वल होगी, ठीक है, आ रही बात समझ। तो देखो सिमिलरली कॉस थीटा 2 इक्वल टू, देखो कितना हो जाएगा, तो हम इसका पहले क्या कर ले, डॉट प्रोडक्ट ले लें, यानी कि ए डॉट बी प्लस बी डॉट बी प्लस सी डॉट बी अपॉन, ये अपॉन में आ गया पूरा का पूरा, देखो मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी प्लस मॉड ऑफ वेक्टर सी इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी। सेम वही चीज, देखो ये ए डॉट भी देखो 0 हो जाएगा, ये सी डॉट भी देखो जो फर्स्ट लाइन सॉल्यूशन की जो फर्स्ट लाइन है, ए सी डॉट भी देखो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्या बचेगा, मॉड ऑफ वेक्टर बी इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी, दैट मीन्स मॉड ऑफ वेक्टर बी का होल स्क्वायर, समझ गए। तो क्या हो जाएगा, देखो मॉड ऑफ वेक्टर बी का होल स्क्वायर अपॉन, ये आपके पास हो जाएगा मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस सी इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी। ये देखो एक बार मॉड ऑफ वेक्टर बी से एक बार ये कट गया। सो फाइनली आपने कहा सर मेरे पास जो कॉस थीटा 2 है वो कितना आ गया, वो आ गया। अब देखो इस बी, ये जो मॉड ऑफ वेक्टर बी ना मी बना, तो देखो आपने माना है कि हमने ये सब लेट किया ना कि मॉड ऑफ वेक्टर बी इक्वल टू किसके इक्वल है, डी के इक्वल है। तो इसकी वैल्यू भी हम किसके इक्वल रख देंगे, डी के, और अपॉन में सेम वही चीज आ जाएगा क्या, मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी प्लस सॉरी मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी, ये आ जाएगा।
ये मान लो आपने इक्वेशन वाइज को मान लिया, ठीक। सिमिलरली बच्चे जब ये निकालोगे, अब देखो मैं हम सिमिलरली कर सकते हैं या फिर आप खुद से इतना ट्राई करोगे, क्या करोगे, सिमिलरली आप ये कह सकते हो क्या, cos थीटा 3 इज इक्वल टू, सेम उसका भी उतना ही आएगा, बोलो 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 बोलो। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड क्या लग रहा है आपको, इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड थर्ड का जो आरचेस वाला जो टर्म है वो आपस में सभी क्या है, आपस में इक्वल है। तो अगर आरचेस वाला टर्म अगर आपस में इक्वल है तो एलएचएस वाले भी टर्म आपस में कैसे होंगे भाई, इक्वल ही तो होंगे। सो आपने कहा कि फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड क्या हो जाएगा, देखो कॉस थीटा 1 इज इक्वल टू कॉस थीटा 2 इज इक्वल टू कॉस थीटा 3, मतलब ये सभी आपस में कैसे हैं, इक्वल हैं। दैट मीन्स ये आपस में इक्वल इंक्लाइंड है। तो इसके बेसिस पे आप ये भी बोल सकते हो कि थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा 3। इसके बेसिस पर आप ये भी बोल सकते हो, ये भी तो बोल सकते हो ना। हेंस फाइनली आप अपना स्टेटमेंट दे दोगे, स्टेटमेंट देना जरूरी है, छोड़ना नहीं है। हेंस आप ये कह दोगे कि हेंस वेक्टर आर इक्वली इंक्लाइंड टू वेक्टर ए बी एंड सी। फाइनल आपका ये आंसर होगा। क्लियर है, जो जैसे पूछता है क्वेश्चन में, वैसे ही आप अपना आंसर फाइनल आंसर दोगे जी, ये जरूर दोगे, सब लिख करके छोड़ना नहीं है। लिखोगे इसके बाद अपना फाइनल आंसर दोगे, ठीक है। बात की जाए क्वेश्चन नंबर 15 की, देखो जी ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्या बोल रहा है कि प्रूव दैट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, अब इनका डॉट, फिर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू आ रहा है मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर, सॉरी मॉड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर मॉड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर, इफ एंड ओनली इफ ए एंड बी आर परपेंडिकुलर। देखो सिंपल सी बात है, कह रहा है कि आपको ये बताने की, चलो आपको ये प्रूव करो। देखो तो हम क्या करते हैं ना, हम इसको लेकर के चलते हैं और इसको लेकर के हम ये वाली चीज अपनी वाली कंडीशन ला देते हैं। अब सोचो अगर ए और बी आपस में अगर परपेंडिकुलर है तो अगर हम इन दोनों को अगर सॉल्व करें तो इसका आंसर कितना आना चाहिए, ए डॉट बी इज इक्वल टू 0। तो अगर समहाउ अगर हम इसका आंसर ए डॉट बी अगर 0 ला देते हैं तो हम कह देंगे हाँ सर ए और बी हमारे आपस में कैसे हैं भाई, परपेंडिकुलर है। चलो आगे बस हमें ये बात क्लियर हुई, रास्ता क्लियर हुआ कि हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखो तो हमने कहा सर ये हमारे पास गिवन है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू, ये गिवन है मॉड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर। अब देखो इसको आप ब्रेक करो, इसका आप डॉट प्रोडक्ट लो तो देखो क्या करोगे, मॉड ऑफ वेक्टर ए डॉट मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस मॉड ऑफ वेक्टर ए डॉट मॉड ऑफ वेक्टर बी प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी डॉट मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी डॉट मॉड ऑफ वेक्टर बी, ये तो करोगे ना, ठीक। इज इक्वल टू इसको एज इट इज छोड़ दो, क्या मॉड ऑफ वेक्टर, अभी देखो ये कट जाएगा, अभी एकदम खत्म हो जाएगा, ठीक है। देखो मॉड ऑफ वेक्टर का मतलब क्या होता है, मॉड ऑफ वेक्टर ए का होल स्क्वायर। आगे बात समझे, देखो ये कट गया, प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी का मतलब कितना होता है, मॉड ऑफ वेक्टर बी का होल स्क्वायर प्लस ए डॉट बी, और ए डॉट बी आप भाई ए डॉट यहाँ पे बता दो, सिंस वेक्टर ए डॉट बी इज इक्वल टू, हम इसको ये भी लिख सकते हैं बी डॉट ए, या बी डॉट ए को हम लिख सकते हैं ए डॉट बी, तो 2 ए डॉट बी हो जाएगा, होगा ना, 2 वेक्टर ए डॉट बी होगा इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए का होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी का होल स्क्वायर है। ये देखो ये इससे कैंसिल आउट हो गया, ये इससे सबट्रैक्ट हो गया, क्या बचा आपके पास ये बचा 2 इंटू ए डॉट बी इज इक्वल टू 0। सो ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या आगे बचे 0। हेंस वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर परपेंडिकुलर। कितना आसान है नहीं, पर बस डराने के लिए है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, बस क्लियर है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। देखो जी ये है आपका क्वेश्चन नंबर 16, ये आपका ऑप्शनल टाइप से ये पूछा, जल्दी से आप मेरे को आंसर बता दो कि थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर ए एंड बी, देन ए डॉट बी इज लेस देन, ठीक है सॉरी, इज ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0, यानी कि ए डॉट बी की जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी है और 0 के बराबर है। तो बता दो किसमें से थीटा का ऐसा हम कौन सा कंडीशन ले लें कि जिससे हमारा ये वाली कंडीशन फुलफिल करे। बात समझो, सिंपल से आप मेरे को आप इतनी एक बात बता दो, आपने कहा कि सर अगर पहली तो आपको एक कंडीशन मिली कि आपने कहा सर ए डॉट बी क्या है 0 है, अगर आपस में बोला ना ये इज इक्वल टू 0 भी है और ग्रेटर देन 0, यानी कि माइनस में ए डॉट बी का आंसर नहीं आना चाहिए। तो ये कंडीशन का मतलब है कि हमारा जो थीटा होता है वो कितना होता है 90 डिग्री होता है, दैट मीन्स π/2। तो सबसे पहले तो ये देखो कि थीटा जो है वो π/2 के कौन से ऑप्शन में आपको इक्वल दिख रहा है। यहाँ पे कह रहा है कि थीटा इज लेस देन π/2, क्या ये सही है? बिल्कुल गलत है, ये तो पहले ही गलत हो गया। यहाँ पर दिख रहा है कि थीटा
इज लेस देन, सॉरी इज लेस देन और इक्वल टू, तो देखो इक्वल, ये इक्वल वाली आपको ये कंडीशन मिली, यहाँ पे इक्वल वाला भी कंडीशन है, यहाँ पे हम लगाना भूल गए, ये इक्वल वाला कंडीशन है। तो ये देखो इक्वल वाले कंडीशन मिल रहा है, पाई बाई टू की इक्वल है, सही बात है, पाई बाई टू की इक्वल है, और कहीं पाई बाई टू है नहीं, यानी कि सभी के सभी ऑप्शन क्या गलत है, यानी कि आपका ऑप्शन ये क्या हो गया। ऐसे चेक करते हैं बस, ज़्यादा आपको दिमाग भी नहीं लगाना है। अरे बात समझ में। देखो बच्चा, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। और इस 16-17 क्वेश्चन का मैंने पोल भी कराया था, और मोस्टली बच्चों का आंसर गलत था यार, पता नहीं आप क्या कर रहे हो, सच में सच में मोस्टली बच्चों का आंसर गलत था। क्वेश्चन नंबर मैंने ये पोल कराया था, ठीक है, और मोस्टली बच्चे जो हैं गलत आंसर लगाए थे। तो इसका सही आंसर ये था, डी था, सही सब बच्चे ये लगा रहे थे, पाई बाई टू पाई बाई टू पाई बाई टू पाई बाई टू, मतलब एक बाढ़ से आ गई थी वोटिंग की पाई बाई टू। हम कहें यार मतलब क्या ही बच्चे कर रहे हैं। चलो देखो कैसे करेंगे, कैसे सर पाई बाई टू कैसे आया। कुछ बच्चे जो हैं सही बताए थे, देखो तो ये है थीटा इज इक्वल टू, सॉरी ये आपका आंसर है, कैसे आता है। हमने कहा कि सर इफ ए एंड बी वेक्टर यूनिट वेक्टर हैं एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन देम, देन ए प्लस बी इज अ यूनिट वेक्टर। अच्छा ये कह रहा है कि देन ए प्लस बी इज अ यूनिट वेक्टर, तो ए प्लस बी यूनिट वेक्टर है, तो अगर ए प्लस बी यूनिट वेक्टर है मतलब इसका मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस बी इज इक्वल टू कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, आना चाहिए ना। अब क्या करो, आप इसका स्क्वायरिंग कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड 1। अच्छा अब मेरी बात यहाँ पे समझो, अगर आप कहते हो सर अगर आपके पास अगर वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए है, सॉरी वेक्टर ए डॉट वेक्टर नहीं, आप ये कहते हो कि अगर आपके पास अगर ए डॉट अगर ए है तो आप इसको क्या लिखते हो, ए डॉट वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर ए का होल स्क्वायर लिखते हो। तो सिमिलरली अगर ये चीज़ है, ये चीज़ है बच्चे, तो आप इसको कुछ ऐसे भी लिख सकते हो, दैट मीन्स ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी, बोलो लिख सकते हो ना, इज इक्वल टू 1, ये वाली प्रॉपर्टी, सिंस वी नो दैट, समझ रहे हो। तो देखो आप इसका क्या करो, डॉट प्रोडक्ट लो, तो ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए और प्लस बी डॉट बी इज इक्वल टू 1। ए डॉट ए और बी डॉट बी मिल करके देखो कितना आ जाएगा, मॉड ऑफ फैक्टर ए का होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ फैक्टर बी का होल स्क्वायर, ये देखो कितना आ जाएगा प्लस का 2 इंटू ए डॉट बी, ए डॉट बी इज इक्वल टू 1 होगा। अच्छा जी, अब देखो ऐसा करो, ओके आपको थीटा लाना है ना, ओके ठीक है। देखो तो आप जानते हो सर क्या, ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या होता है, मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी और कॉस थीटा, ये होता है। तो इस ए डॉट बी की जगह, बात समझो, इस ए डॉट बी की जगह हम ये रख सकते हैं, ठीक है। अच्छा और साथ ही साथ देखो ये भी बोल रहा है क्वेश्चन में कि जो ए और बी हैं ये एक यूनिट वेक्टर है, तो अगर ए और बी यूनिट वेक्टर है दैट मीन्स मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ बी इज इक्वल टू, इन दोनों की वैल्यू कितनी आएगी 1। अगर इन दोनों की वैल्यू 1 है तो ये दोनों ही आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि यूनिट वेक्टर ये बोला है यूनिट वेक्टर है, ठीक। तो इसलिए मॉड ऑफ ए और मॉड ऑफ बी की वैल्यू कितनी होगी 1, तो मॉड ऑफ ए इसका यानी कि इसकी भी वैल्यू 1 इसकी भी वैल्यू 1, और इसके जगह हमने रख दिया 2 की जगह 2 ही छोड़ दो, और इस ए डॉट बी की जगह हमने रख दिया क्या, मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी कॉस थीटा, बोलो इतना कर सकते हैं, इज इक्वल टू 1। ये 1 प्लस 1 मिलकर कितना हो गया 2, तो देखो यहाँ से देखो कितना बचा, फिर से ये देखो 2 हो गया प्लस 2। अब देखो ये मॉड ऑफ ए फिर से इसकी वैल्यू हम कितनी रख दे 1 और कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। सो इस पहले 2 को आप इधर भेज दो तो कितना हो जाएगा, देखो आपके पास ये हो जाएगा 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया भाई, ये हो गया आपके पास 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू, देखो ये गया इधर, दैट मीन्स माइनस का 1, हाँ ठीक है माइनस का 1, ठीक है ना। ये 2 इधर आ जाएगा तो माइनस का 2 और माइनस 2 दैट मीन्स माइनस का 1। सो कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 1/2, और कॉस थीटा इज इक्वल टू अगर माइनस का अगर 1/2 है, क्या है माइनस का 1/2 है, तो आपको अब ये देखना पड़ेगा कि कॉस कितने डिग्री की वैल्यू माइनस का 1/2 होता है। तो आपने कहा सर कॉस थीटा इज इक्वल टू, कॉस में कितने डिग्री की वैल्यू माइनस का 1/2 होगी, तो इसके लिए देखो हमें जाना पड़ेगा कोऑर्डिनेट, सॉरी कौन से कोऑर्डिनेट में, देखो ये हम लोग का ये पोर्शन है ट्रिग्नोमेट्री वाला पोर्शन है, ठीक है। तो कैसे करते थे इसको, देखो कॉस थीटा इज इक्वल टू -1/2 है, तो आपने कहा सर कॉस, हम डायरेक्टली देखो यहाँ पर, अब आप अगर कहो अगर मान लो माइनस नहीं होता तो बिल्कुल आप कह देते हैं हाँ सर कॉस जो है 30 डिग्री की वैल्यू
कॉस 60 डिग्री की वैल्यू, हमारी 1/2 हो जाती। लेकिन ये आपका किस में है, ये आपका माइनस में है ना। तो माइनस के लिए क्या कर दिया जाए, देखो अगर हम बोलते हैं सर हमें ऐसे समझो, थोड़ा सा इस चीज़ को मेरे ख्याल से थोड़ा सा डिटेल में आपको बताना पड़ेगा। cos थीटा इक्वल आपने कहा सर -1/2 है, तो अगर मान लो ये माइनस नहीं होता तो सिंपल आप बच्चे कैसे करते, cos थीटा इक्वल आप ये रख लेते, cos 60 डिग्री रख लेते ना, हो जाता है। लेकिन अब सर यहाँ पर माइनस आ गया, तो cos 60 डिग्री रखोगे, तो अगर cos 60 डिग्री अगर रखोगे तो -1/2 तो नहीं आएगा, यानी कि ये गलत हो गया। तो अब सर देखो क्या किया जाए, अब हम क्या करते हैं cos थीटा। अब हम ये देखते हैं कि हम अगर जैसे मैंने कहा सर हमें लाना है, अच्छा हमें ऐसा कुछ ऐसा करना है जिससे माइनस का cos 60 आ जाए। क्या आ जाए, माइनस का cos 60। तो माइनस का cos 60 का मतलब देखो, अब cos माइनस में किसमें होता है, सेकेंड कोऑर्डिनेट में। cos माइनस में किसमें होता है, सेकेंड कोऑर्डिनेट में, है ना। बाकी उसमें साइन और हमारे कोसेक प्लस में होते हैं। तो आप ऐसा कर लो ना कि इस cos को अगर आप ऐसे लिख लोगे, cos 180 माइनस का 60, तो बताओ 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 बताओ। इस -1/2 को अगर आप लिखना चाहते हो तो आप कैसे लिख लोगे, cos 180 माइनस का 60, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्योंकि cos, आपको याद करो, cos 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस का cos थीटा। तो आएगा माइनस का cos 60। आगे बात समझ में, ठीक है। तो ये cos से cos कैंसिल आउट हो गया, सो थीटा इज इक्वल टू देखो आपके पास क्या बचा, तो आप यहाँ पे लिख लो फाइनली ये 180 माइनस का 60, सो cos से cos कैंसिल, सो थीटा इज इक्वल टू क्या बचा, 180 माइनस 60, दैट मीन्स 120। और 120 आपका ये डिग्री में, तो आप इसको क्या कर दो, इसको रेडी में चेंज कर लो। तो 120 और क्या करना पड़ेगा आपको, आप इसमें मल्टीप्लाई कर दो पाई बाई 180 से, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, और ये कट कर दो आप 4 से, सॉरी 3 से, 3 4 जा और 3 6 जा और 2 और 3, यानी कि 2 पाई बाई 3। आगे उसमें ऐसे ये सॉल्व होगा, है ना। तो कई बच्चों ने गलत, हाँ, और बहुत सारे ऐसे ही बच्चे थे जिन्होंने सही आंसर दिया था, ठीक है। तो कोशिश क्या करो, आप किसी भी चीज़ को सॉल्व करके अच्छे से उसको वोट दिया करो। ये नहीं कि हाँ सर जो मन में आ रही है सर वोट ही तो है, चलो दे देते हैं, है ना। और देखो कमेंट भी किया, मतलब फिर भी नहीं, ऐसा नहीं, मतलब फिर भी नहीं कि हाँ सर देख करके सही कर दे, नहीं। अब सर दे दिया तो दे दिया, मतलब सर मैंने सर जो बात बोल दिया सर मैं ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है आपको। ओके, चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की, जल्दी जल्दी से देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18। हाँ जी, चलो ये बता दो मेरे को जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 18 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखें कितने बच्चे सही करके बता रहे हो आप, बता दो थोड़ा जल्दी बता दो। कर लिया, देखो कौन सा ऑप्शन आपने सही किया। इसका ऑप्शन नंबर होगा, चलो देखो देखते हैं। तो देखो ये क्रॉस है ना, तो क्रॉस में आपको तुरंत आपके माइंड में ये घंटी बजनी चाहिए, आई जे के, आई से जे की तरफ, जे से के की तरफ और के से आई की तरफ, है ना। अब देखो आई जे क्रॉस के है, सही बात है, जे क्रॉस के, तो बिल्कुल ये सही ऑर्डर में है। तो जे क्रॉस के का मतलब होता है आई, तो यहाँ पे पहले से क्या है, देखो आई पड़ा हुआ है, तो आई कैप, अब ये भी क्या हो गया, डॉट आई कैप, क्योंकि जे क्रॉस के का मतलब क्या होता है आई। फिर यहाँ पर देखो प्लस क्या है, जे डॉट लगा दो, आई क्रॉस के, आई क्रॉस, अच्छा उल्टा रिवर्स ऑर्डर में चलो, तो रिवर्स ऑर्डर में क्या मिलेगा आपको, माइनस का डॉट जे मिलेगा, प्लस के कैप डॉट आई जे है तो क्या मिलेगा, के कैप मिलेगा, सही बात है। अब देखो आई डॉट आई की वैल्यू देखो कितनी होती है, 0, आपको पता है आई डॉट आई की वैल्यू कितनी होती है, 0। अब देखो जे डॉट माइनस जे है, अब देखो यहाँ पर माइनस जे है ना, सॉरी उल्टा हो गया, यहाँ पर आई डॉट आई की वही वैल्यू होती है 1, है ना। और ये जे डॉट माइनस जे, तो कोई बात नहीं, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, जे डॉट माइनस जे कैप और प्लस के कैप, के डॉट के की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो देखो 1 माइनस 1 प्लस 1, तो इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 1, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी। अरे बात में ना, बात कर लेते जल्दी से क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर लास्ट है ये हमारे मिसलेनियस एक्सरसाइज का। देखो ये आपका लास्ट क्वेश्चन मिसलेनियस एक्सरसाइज का है ना, चैप्टर 10 का। बोल रहा है किसमें से, चलो बताओ आप ऑप्शन बता दो। इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन एनी टू वेक्टर ए एंड बी, देन ये दे दिया मॉड ऑफ वेक्टर ए बी, मॉड ऑफ वेक्टर ए, सॉरी ए क्रॉस बी, व्हेन थीटा इज इक्वल टू, अच्छा ये कब ये हो सकता है, व्हेन थीटा जब किसके इक्वल हो। देखो सिंपल सी बात है, आपके पास ये चीज दे दी गई है, मॉड ऑफ वेक्टर ए डॉट मॉड ऑफ वेक्टर ए, ये एक ही में है, इज इक्वल टू ए क्रॉस बी, ठीक है। तो हम चाहें तो दोनों तरफ से मॉड हटा लें, कोई बात नहीं, हटा लिया जाए, ठीक। तो अब ए डॉट बी है, तो ए डॉट बी का देखो मतलब क्या होता है, ए डॉट बी का मतलब होता है मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा इज इक्वल टू ए क्रॉस बी का मतलब देखो क्या होता है,
तो ये होता है मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी इंटू साइन थीटा। तो ये मॉड ऑफ वेक्टर से मॉड ऑफ वेक्टर, मॉड ऑफ वेक्टर बी से मॉड ऑफ वेक्टर बी कट गया, क्या बचा आपके पास बचा कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। अब सर ये क्या बोला हो गई सर, कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। क्या आप कुछ नहीं करो, आप यहाँ पर छोड़ दो 1 और इस कॉस थीटा को भेज दो उसके अपॉन में, तो कितना हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का मतलब आप जानते हो क्या, टैन थीटा। तो टैन थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया 1, और आपको पता है कि टैन कितने डिग्री की वैल्यू होती है 145 डिग्री। दैट मीन्स टैन थीटा इज इक्वल टू टैन 1 लिखें या टैन 45 का मतलब होता है π/4। सो थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चे π/4। तो आपका ऑप्शन कौन सा मैच कर गया, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। तो आई होप आपने मिसलेनियस के सारे क्वेश्चन अपने वीडियोस को देख करके समझ लिया होगा। आपने इनकी प्रैक्टिस अच्छे से आप करो, घर पे लगाओ, अच्छे से इनको प्रैक्टिस करो, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, यहाँ से आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि आपको कब डॉट कब क्रॉस सारी चीज़ें कब करनी है, ठीक है। तो जैसा भी होगा आप अपना एक फीडबैक छोड़ देना कि हाँ सर मेरे को ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है वेक्टर अलजेब्रा ये बड़ी अच्छी तरीके से समझ में आया है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ाई करते रहो और अपना ख्याल रखो।